सो वेलकम बैक इन दिस क्लास। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज़ विजय और आप 2022 की सीरीज़ के हिसाब से क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 5th पढ़ रहे थे। वीडियो का तीसरा पार्ट है। आई होप आपने इसके रिगार्डिंग में पहला और दूसरा पार्ट पढ़ा होगा। चैप्टर का नाम थ्रू द आई ऑफ द ट्रैवलर पढ़ रहे थे हमने अल-बरूनी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो का सेशन आगे बढ़ेगा। अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम अकाउंट पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा और साथ में आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, फ़ायदा आपको ये है कि इंस्टाग्राम अकाउंट पे हम आप सभी लोगों के साथ लाइव जुड़ते हैं, बातें करते हैं। टेलीग्राम अकाउंट पे आप सभी लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। आई होप आपने जो पिछला पार्ट था वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी होगी और अल-बरूनी के बारे में आपने ये समझा होगा कि अल-बरूनी का मेन जो प्रॉब्लम था वो संस्कृत को लेके था और मेन जो हमारे इंडिया के अंदर वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम था, उसने उसके ऊपर बातचीत करके दिखाई थी। अब दोस्तों, इब्न बतूता के बारे में बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ा ऑफकोर्स ग्लोबल यहाँ पे ट्रोटर लिखा हुआ है, दैट मीन्स विश्व यात्री से बोला जाता है। विश्व यात्री से क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बंदा पैदा हुआ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट मोरक्को के अंदर था। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में मोरक्को एक देश है जहाँ से ये आया था और ऑफकोर्स मोरक्को अगर आप देखें तो बहुत ही कोने की एक जगह है। तंजीर के अंदर ये बॉर्न हुआ था। मोरक्को के अंदर तंजीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बॉर्न हुआ था। शुरुआती समय से ऑफकोर्स साहित्य से जुड़ा रहना, इसके घर के अंदर विद्वान थे तो इसीलिए शुरुआती समय से यंग एज से ही इसको पढ़ने का बहुत तगड़ा शौक देखने को हम मिल सकता है। कि अगर जैसे होता है ना, फैमिली के अंदर अगर कोई सिंगर है तो ऑफकोर्स दूसरे बच्चे के लिए सिंगर बनना बहुत आसान हो जाता है। फैमिली के अंदर अगर कोई डांसर है तो ऑफकोर्स डांसर बनना बहुत आसान होता है। तो सेम ऐसा ही आप कह सकते हैं कि बहुत सारी नॉलेज के साथ पैदा हुआ ये बच्चा, जो फैमिली के अंदर ये लोग पढ़े लिखे थे तो ऑफकोर्स इससे क्या होता था कि इसके ऊपर इसका बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा। तो अब ये कि अपनी नॉलेज को लेके एक ही जगह सिमटा नहीं रहना चाहता था। मोरक्को के अंदर पैदा हुआ लेकिन इसने पूरे वर्ल्ड को, ये इसकी एक थ्योरी थी। इसने कहा कि देखो, किताबों में पढ़ने से अच्छा ये है कि आप उसको रियल में एक्सपीरियंस करके देखो। तो इसीलिए इसने कहा कि जो भी ही कंसिडर्ड दैट द नॉलेज गेन थ्रू द ट्रैवल इज मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स देन द बुक। इसने कहा कि किताबों में ज्ञान लेने से अच्छा ये है कि आप ट्रैवल करो और उसको देखो असल में ये है कैसा। हम बहुत सारे लोग हैं, किताबी कीड़े होते हैं, किताब में पढ़ पढ़ के नॉलेज लेते रहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं तो प्रैक्टिकल में देखते हैं बुकों में तो ऐसा लिखा था पर रियल में तो ऐसा है ही नहीं। तो इसका मानना ये है कि किताबों से जो नॉलेज ले रहे हो वो ठीक है, सफिशिएंट है, पर आपको उससे आगे बढ़कर प्रैक्टिकल चीज़ें देखनी ज़रूरी है। इससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि आप समाज में क्या चीज़ें हो रही है आप उससे रिलेटेड चीज़ों को समझ पाते हैं। तो इसीलिए इस बंदे ने पूरे विश्व को ढूंढने की कोशिश करी। जहाँ जहाँ ये यात्रा करता था वहाँ से चीज़ें सीखता था, नई नई चीज़ें सीखता था। तो ये बंदा तंजीर से स्टार्ट करता है। अगर आप देखें तो इस पूरे कॉन्टिनेंट, मतलब अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में भी गया, एशिया के कॉन्टिनेंट में भी आया, उसके बाद इंडिया भी आया, इंडिया में भी कुछ सालों तक रहा, फिर इंडोनेशिया पहुंचा, फिर चाइना पहुंच गया। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई ट्रैवलर हुआ होगा तो ये बंदा सबसे बड़ा ट्रैवलर था, जिसने मतलब विश्व के ऐसे ऐसे हिस्सों को घूम लिया जो ऑफकोर्स आज प्रेजेंट टाइम पे जो यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत सारे व्लॉगर होते हैं ना, जो क्या कहते हैं व्लॉग अपना दिखाते हैं कि देखो आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ। तो रियल व्लॉगर से अगर आप लोगों को मिलना है तो रियल व्लॉगर मेरी नज़र में इब्न बतूता है। इतिहास के अंदर एक ऐसा व्लॉगर जिसने पूरा संसार घूमा ही नहीं बल्कि बहुत सारी नॉलेज भी ली। तो इसमें से आप देख सकते हैं ये बंदा जो इतना इंपॉर्टेंट इब्न बतूता है, वो मेरी नज़र में आज इसका यूट्यूब चैनल होता तो बहुत बड़ी मात्रा में इस पर सब्सक्राइबर या इसकी लाइकिंग बहुत बढ़िया होती, क्योंकि प्रैक्टिकली करके दिखाया इसने, घूम घाम के दिखाया इसने, है ना। तो इसीलिए तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? जब वो इंडिया में नहीं आया था तो इंडिया से बहुत सारे धार्मिक जगह वो घूम के आ चुका था। जैसे कि वो मक्का होके आ चुका था, वो सीरिया होके आ चुका था, वो मक्का होके आया, वो सीरिया होके आया। तो आप देख सकते हैं इराक होके आया, पर्शिया, यमन, ओमान, ऐसे बहुत सारे ट्रैवल्स, मतलब इवन वो ईस्ट एशिया के कोस्ट पे भी होके आया। तो ये सारी जगह आपको दिखाई दे रही है। इंडिया में आने से पहले वो ये सारी चीज़ें घूम के आ चुका था। इवन केन्या वीन्या सब जगह दिखा रखा है कि यहाँ यहाँ ट्रैवल इसने करा। लेकिन जब वो इंडिया के अंदर आया तो आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर वो आता है फाइनली 1332 के अंदर। 1332 में इंडिया में पहुँचता है और फाइनली 1333 तक कम्प्लीटली इंडिया के हिस्सों के अंदर ये रहने लग जाता है। तो ये टाइम पीरियड आपको जानना ज़रूरी है। याद रखना, इसने अपने टाइम पीरियड के अंदर जो इंडिया में क्या महसूस करा वो हमारे लिए जानना ज़रूरी था। क्योंकि मैंने क्या कहा, इतिहास में राजा महाराजा अपने बारे में अच्छाइयाँ लिखवाएंगे पर रियल में अपना जो गलत बिहेवियर है या सोसाइटी किस तरीके से चलती होगी उसके बारे में ये एक्सपोज नहीं करेंगे। तो इस बंदे ने उसको एक्सपोज करने की कोशिश करी। जो इसने देखा वो इसने महसूस करा और उसने लिखा।
जब ये भारत के अंदर आया था तो दिल्ली का सुल्तान उस समय पे मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक आप देख सकते हैं तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद तुगलक आते हैं। मोहम्मद तुगलक का टाइम पीरियड ही आप देख सकते हैं 1325 से लेकर 1351 के बीच में था। तो 1325 से लेकर 1351 के बीच में था। तो अभी हम पता करा कि वो बंदा 1351 तक अगर ये था तो वो बंदा 1332 में कंप्लीटली इंडिया के अंदर आ चुका था। तो इसको काफ़ी नॉलेज थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी नॉलेज का फ़ायदा भी लिया। तो आप देख सकते हैं जब ये इंडिया के अंदर आया था तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी बनाया। दिल्ली का काजी मतलब कि दिल्ली का न्यायाधीश बना दिया उस टाइम पीरियड पे। और न्यायाधीश सोचिए बहुत बड़ी बात होती है कि एक ऐसे बंदे को जो बाहर से विदेश से आया हो दूसरी कंट्री से, और उस बंदे को न्यायाधीश की पोस्ट दे दी गई, तो इसमें कुछ तो खासियत होगी। इसको बहुत सारी नॉलेज थी, इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको खुश होकर क्या कहते हैं काजी बनाया होगा। अच्छी बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ये डिस्क्राइब करते हैं कि उस टाइम पीरियड के अंदर गुलामों को खरीदना और बेचना एक साधारण बात होती थी। तो इससे ये दिखाई देता है कि उस समय कहीं ना कहीं फ्रीडम तो नहीं थी लोगों को, मतलब कहीं ना कहीं समाज में ये व्यवस्था दिखाई जाती है कि गुलाम अगर व्यवस्था है तो ऑफकोर्स राजा और प्रजा के बीच में कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन था, लोगों की राइट्स की बात सही तरीके से नहीं होती होगी। और इसीलिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जब इंडिया के अंदर आया था तो वो खुद जानबूझ के बहुत सारे गुलाम, घोड़े, अरबी घोड़े, ये सारे गिफ्ट के रूप में उसने मोहम्मद बिन तुगलक को दिया था। प्रेजेंट के रूप में उसने बहुत सारे कैमल दिए, 30 हॉर्स दिए, स्लेव्स दिए, कुछ अदर गुड्स दिया मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके रिस्पॉन्स में उसको 2000 सिल्वर के दिनार दी और फिर उसको सैलरी पे रखा। एज अ जज की सैलरी पे 5000 सिल्वर दिनार्स उसको मिला करती थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उस समय पे बंदे ने सैलरी पे काम किया। सो फाइनली ये क्या हुआ कि जब ऑफकोर्स ये काजी बन चुका था तो इसको ही रिमेन जज फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक रहा। द सुल्तान अपॉइंटेड हिम इज एम्बेसडर टू चाइना। इस बंदे को चाइना भेजा गया 1332 के अंदर, 1342 के अंदर, सॉरी 1333 में तो ये आया था। काफ़ी सालों तक काजी बना रहा, लेकिन काजी बनने के बाद थोड़ी सी कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्या कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक में और इनके बीच में। तो कुछ टाइम तक इन्हें जेल भी रहना पड़ा। जेल से निकलने के बाद में भी शायद से उनके बीच में थोड़ी सी सलाह मशवरा हुआ होगा। फिर फाइनली से एक एम्बेसडर बनाया गया और फिर चाइना भेजा गया। तो ये इंडिया के काफ़ी हिस्सों में रहा। सुमात्रा गया, जकार्ता गया, मालदीव के कितना आइलैंड्स में गया, श्रीलंका भी गया था ये। उसके बाद इंडोनेशिया पहुंच गया, वहाँ से इंडोनेशिया से फिर, क्योंकि फ्लाइट नहीं थी ना, डायरेक्टली पानी के जहाज़ से ही जाना पड़ता था, तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे ने कितना कुछ घूमा होगा। फ्रॉम मालाबार कोस्ट ही वेंट टू मालदीव। अगर हम मालाबार कोस्ट देख रहे होंगे तो ये मालाबार कोस्ट है ना, कोंकण, इधर कोंकण है, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये दिल्ली है ना, तो ये मालाबार कोस्ट ये रहा, क्योंकि मुल्तान ये है, दिल्ली ये है, यहाँ से मालाबार कोस्ट से कहाँ पहुँचा, मालाबार कोस्ट से मालदीव पहुँचा। तो मालदीव आपको यहाँ दिखाई देगा, ये मालदीव कहाँ गया, इंडिया से यहाँ मालदीव, इधर के आसपास के इलाकों में मालदीव है, छोटे छोटे टापू है। मालदीव गया, मालदीव से सुमात्रा गया, सुमात्रा है आपका इंडोनेशिया के वहाँ गया सुमात्रा पे। देन वहाँ से शिफ्ट ली चाइनीज़ पोर्ट के लिए, चाइनीज़ पोर्ट से फिर ये वहाँ के कुंजू शहर में गया। देन उसके बाद चाइना जब पहुँचा तो चाइना में फिर बीजिंग, वहाँ की कैपिटल, 1347 में गया। मतलब 5 साल तो ये बाहर ही रहा और सारा खर्चा ऑफकोर्स राजाओं के द्वारा दिया जाता था। भेजने का मेन मकसद ये होता होगा कि उस समय वहाँ पे सोसाइटी किस तरीके से चल रही है, क्या व्यवस्थाएं चल रही है, इन सभी चीज़ों के लिए आई थिंक इसको भेजा जाता होगा और इसीलिए भेजा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो जाके कहेगा कि भाई आप तो वहाँ पे काजी बन जाओ, ऐसा नहीं है। किसी काम के लिए, एम्बेसडर्स को काम के लिए भेजा जाता है, या तो जो रिलेशंस हमारे ख़राब हो रहे हैं उन रिलेशंस को ठीक करने के लिए भेजा जाता है। तो इसलिए बंदा गया, आप देख सकते हो चाइना के हिस्सों में भी होके आया। अब जब ये बंदा इतने सारे इलाकों को घूमा तो इसने एक बुक लिखी, उसने बुक लिखी रिहाला, इब्न बतूता फॉर द ट्रैवल। इब्न बतूता लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, इब्न बतूता जो है उसने एक बुक लिखी ट्रैवल। अल-बलूनी ने क्या लिखी थी, किताब उल हिंद। याद रखना, अल-बलूनी और इब्न बतूता ने दोनों ने किताबें अलग अलग लिखी है। उसने अरबिक में लिखी थी और उसने जहाँ जहाँ पे भी घूमा था तो उसने सोशल और कल्चरल लाइफ को दिखाने की कोशिश करी। मतलब 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड हम इब्न बतूता के अगर सोर्सेज से पढ़ें तो सोचिए हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सोशल और कल्चर जो कहीं किताबों में मेंशन नहीं होगा, कहीं पे भी रिटर्न नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। इसलिए उसकी जो बुक थी अरबिक में जो लिखी गई थी वो बुक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए इससे भी हमारे सोर्स मिले। इवन उस बंदे ने बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करके कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के बिलीफ सिस्टम्स के बारे में, उनके मूल्यों के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। अच्छी बात है, इस बंदे ने लिखा। इट वॉज मच मोर
अबड्योरेंस एंड हैजार्डस टू ट्रैवल। उसने बताया कि यात्रा करना कितना खतरनाक होता था। मुल्तान अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये मुल्तान है। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा, मुल्तान जो आज का मुंबई के आसपास का इलाका हो सकता है, उसने बताया कि 40 डेज लगते हैं मुल्तान से दिल्ली जाने में और 50 डेज लगते हैं सिंध से दिल्ली में आने में, यानी कि सिंध मतलब पाकिस्तान से दिल्ली में आने में। और उसके दौलताबाद सॉरी मुंबई का इलाका है दौलताबाद, मैं मुल्तान बोल रहा था, मुल्तान नहीं है, दौलताबाद है। दौलताबाद से दिल्ली आने के लिए 40 डेज लगते हैं। इसने बताया कि कितने दिन लगते हैं, इसने ग्वालियर से दिल्ली बताया तो 10 डेज लगते हैं। इसने बताया कि ट्रैवलिंग ना उस टाइम पीरियड पे इनसिक्योर हुआ करती थी। इब्न बतूता ने बताया कि बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारे रॉबर्स जो थे ना उन पर अटैक कर दिया करते थे। तो ऐसा कुछ पिक्चर आपके उसमें दिखाई दे रहा है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द ट्रैवलर फ्रॉम द रॉबर्स। आप ट्रैवलर्स और रॉबर्स में अंतर कैसे बता सकते हैं? तो रॉबर्स आप देख सकते हो, ये अधनंगे हैं जो ऑफकोर्स लूट मार पे फोकस कर रहे हैं। ये लोग जो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं ये ठीक ठाक है, तो ट्रैवलर्स हो सकते हैं। तो इब्न बतूता ने बताया कि इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग करना इतना आसान नहीं था, लोग अटैक कर दिया करते थे और ऑफकोर्स आप जो भी सामान लेके जा रहे हैं वो छीन लिया करते थे और आपकी लाइफ भी इनसिक्योर है, आप मारे जा सकते हैं। तो इसने बताया कि ट्रैवलिंग बड़ा खतरा था, लेकिन फिर भी ये बंदा करता था, क्योंकि इसको लगता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं ना, तो देखो रिस्क है तो रिस्क है, मतलब वही वाला खेल है कि आप अगर क्या कहते हैं रिस्क नहीं लोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इस बंदे ने पूरी तरीके से जब ये क्या कहते हैं जो भी चीज़ लिखता था, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, इवन रशिया का विजिट करा इसने, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, चाइना, जहाँ पे भी इंडिया से पहले जहाँ पे ट्रैवल करा था, इसने सब कुछ लिखा। अपने नेटिव लैंड मोरक्को पहुँचा और मोरक्को पहुँचने के बाद उसने वहाँ के लोकल जो रूलर थे उसको बताया, उसको इंस्ट्रक्ट करा और ये कहा कि इसके ऊपर ना आपको बुक्स लिखनी चाहिए, आपको सोसाइटी समझ में आएगी कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी। तो याद रखना रिकॉर्डेड किसने करी थी, रिकॉर्डेड सारा कुछ रिकॉर्ड किसने करा, इब्न बतूता ने, लेकिन उसको लिखा किसने, वो चीज़ आपको पेपर में आती है, इब्न जुज़ाई। याद रखना उसने इसको अच्छी तरीके से लिख के दिखाया राजा के आदेशों पे। तो ये पेपर के अंदर आता है, तो MCQ में आए तो आप देख लीजिएगा। इस बंदे ने बताया कि उस टाइम पीरियड पे 14 से 18 शताब्दी के बीच में, मतलब मैंने गलत बोल दिया, मैं कह रहा हूँ कि अब ज़रूरी नहीं है कि इब्न बतूता ही 14th सेंचुरी के अंदर भारत के अंदर आया होगा, दूसरे और लोग भी थे जो भारत के अंदर आए थे, ट्रैवल करे थे। जैसे कि अब्दुल रज़ाक, ये बंदा था समरकंद से आया था इंडिया में 1440 में। मोहम्मद वली बल्कि करके ये 1620 में आया था। शेख अली हसन ये आया था नॉर्थ इंडिया में, रहा है कुछ टाइम तक। मोहम्मद बल्किश ये एक सन्यासी बन गया, इंडिया में ही रह गया। इवन हसन करके भी एक बंदा है, वो डिसअपॉइंट हुआ था इंडिया से, वापस चला गया इंडिया से। तो मतलब हमारे इंडिया के अंदर कितनी कुछ खासियत होगी जो इतने सारे ट्रैवलर्स बाहर से आए इंडिया के अंदर और ट्रैवल करा, उन्होंने भारत को जाना। इवन इब्न बतूता काफ़ी चीज़ों को लेके अनफेमिलियर था और एक्साइटमेंट भी था। जैसे एग्जांपल के लिए कोकोनट और पान को देख के, इंडिया की सिटीज़ को देख के और उसका एक यूनिक सिस्टम कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों को देख के जो इब्न बतूता था वो बहुत परेशान था। परेशान क्या था, बहुत एक्साइटेड होता था कि यार ये चीज़ें कैसे है, ये कैसे हो रहा है इंडिया के अंदर, मतलब कैसे एक बंदा नॉर्मल पान का पत्ता खाता है और उसमें गरी मिला के, कत्था चूना मिला के खा लेता है। तो उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट वाली बात थी कि एक पौधा ही तो है और वो उसको, क्योंकि मोरक्को के अंदर तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं था, ऐसा कुछ उसने देखा ही नहीं था, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर जैसी चीज़ें होती थी। दूसरा उसने इब्न बतूता ने बताया सिटीज़ के बारे में। उसने बताया कि कहीं सिटीज़ तो इतनी ज़्यादा मतलब घनी आबादी वाली थी कि वहाँ पे सांस ले पाना मुश्किल था, वहाँ पे रह पाना बहुत मुश्किल था। उसने अपनी बुक में मेंशन भी करा था कि दौलताबाद और दिल्ली जैसे शहर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन से भरे हुए, यानी कि इतनी जनसंख्या से भरे हुए देश थे जहाँ पे हर 1 किलोमीटर के अंदर आपको कोई ना कोई देखने को मिल जाता था। और कोई राज्य तो इतने ज़्यादा शांत होते थे कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। तो इसने बताया ये सारी चीज़ें कि सिटीज़ कैसे होती थी। उसने दिल्ली को डिस्क्राइब करा, बताया कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी। महाराष्ट्र के बारे में बताया कि साइज़ में कितना बड़ा है। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर सिलेक्टेड लोग रहते हैं, कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे लोग भर भर के रहते हैं। तो ये एक दिक्कत वाली बात थी। तो इवन उसने बताया कि उस समय पे हर जगह पे बाज़ारों के अंदर मस्जिद होते थे, मंदिर होते थे। इवन आप क्या कहते हैं सिंगर्स और डांसर्स को वहाँ परफॉर्म करता देख सकते हो बाज़ारों के अंदर। इब्न बतूता बताता था कि वेल्दी क्लास लोग बाज़ारों के अंदर आते थे सामान खरीदने के लिए अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों पे। इवन जो साल की जो फसलें होती थी उन फसलों को बेचने के लिए भी ये लोग यहाँ पे मीटिंग कर लिया करते थे, यहाँ पे आते थे।
अब उसने बताया है कि इंडिया उस समय पे एक ऐसा देश था जो ऑफकोर्स बहुत बड़ी मात्रा के अंदर क्लोथ्स, फाइन क्लोथ्स, टेक्सटाइल, इवन साटन, मसाले, है ना, ये सारी चीज़ों के लिए इंडिया बहुत फेमस था। और इंडिया के अंदर ऑफकोर्स उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ही रिच मात्रा में मिलती थी। उसने बताया कि अमीर वर्ग उस समय पे ऐसे महीन कपड़े पहना करता था, इतने सुंदर कपड़े पहना करता था जो दूसरे किसी कॉन्टिनेंट में मिलती ही नहीं थी। उस बंदे ने इसके बारे में बताया। दूसरी बात उसने बताया कि इनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। इन्होंने दूर दूर जहाँ पे भी इनका कम्युनिकेशन होता था, रोड से लोग बनाते थे, तो ये रास्तों में साथ में क्या कहते हैं, बहुत सारे इन्स और गेस्ट हाउस बनाते थे। इन्स मतलब सराय होता है, सराय मतलब रहने के लिए जगहें होती थी। यात्री अगर कोई भी ट्रैवल करके रास्ते में कहीं थक जाता था तो उनके लिए गेस्ट हाउस बनाए जाते थे, और अच्छी बात थी। इसने सबसे अच्छा बात बताया कि पोस्टल सिस्टम बड़ा एडवांस था इनका। पोस्टल सिस्टम बताया कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए बहुत लंबा समय लगता था, लेकिन इनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया होता था। वो चीज़ इसने बहुत अच्छा डिस्क्राइब करा। कम्युनिकेशन में बताया कि इसमें 2 सर्विस होती थी। एक तो घोड़े के थ्रू होती थी, जो हर 4 किलोमीटर के अंदर एक घोड़ा होता था इन्फॉर्मेशन के लिए कि घोड़ा भगता हुआ जाएगा, उसके रास्ते में कोई नहीं होगा। 4 माइल्स है, कितना किलोमीटर होता है वो आप सर्च कर सकते हैं। एवरी 4 माइल्स पे एक घोड़ा होता था, घोड़ा भगता हुआ जाता था, दूसरे बंदे को जाता था, फिर वो तीसरे बंदे को, फिर वो चौथे बंदे को। एक तो ये सिस्टम था। फिर था एक बंदा पैदल भगता हुआ जाता था, और हर 1/3 ऑफ किलोमीटर के अंदर, मतलब एक किलोमीटर का आधा मैं कह सकता हूँ, हर तीसरे किलोमीटर में कोई ना कोई बंदा होता था जो चिट्ठी पहुंचाया करता था। तो उल्लूस और दावा इसको कहा जाता है, और ये चीज़ पेपर के अंदर कई बार पूछी गई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर, तो ज़रूर देख लीजिएगा। इंडिया के अंदर और लोग भी आए थे, जैसे पुर्तगाल से इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग आए थे। इंडिया में यूरोपियन लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सारे लोग आए। साउथ के अंदर बहुत सारे लोग गए। दोबैतो बारबोसा इनके बारे में पूछा हुआ है। तो ये सब लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इंडिया के अंदर आए, बट दोबारा कभी इंडिया से बाहर गए नहीं, यहीं के होके रह गए। तो ये अब दोस्तों फ्रांसो बर्नियर जो है वो नेक्स्ट ट्रैवलर है। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। इस लेक्चर सीरीज के अंदर यही है। इब्न बतूता जो जानता था, जो चीज़ समझता था, उसने लिखा। सबसे अच्छी बात उसने शहरों के बारे में बताया। सबसे अच्छी बात उसने कम्युनिकेशन स्किल बताई। जिन चीज़ों से वो नॉन फेमिलर था उसके बारे में उसने बताया, और वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम एक तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली जैसा शहर उस टाइम से ही आबादी से भरा हुआ था। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। लेक्चर सीरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली पार्ट में हम फ्रांसो बर्नियर पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसने समाज में किस तरीके से उसको एनालाइज करा। वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।